अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ईथर्स की प्रॉपर्टीज में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मैंने ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के भौतिक गुण। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो डाईमिथाइल ईथर है, डाईइथाइल ईथर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इनमें केवल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोलर होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स का मतलब डाईमिथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर, इनके मॉलिक्यूलर मास काफी कम है और ऐसे में ये क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में आते हैं। बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो एक कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और उनमें एक प्लेसेंट ऑर्डर होती है। समझ गए ना कि बच्चों की जो अन्य सदस्य हैं वो रंगहीन सुगंधित द्रव होते हैं। बाकी ये जो दो मेंबर्स हैं बस ये ही क्या है, गैसियस स्टेट। नेक्स्ट है कि जो ईथर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि वहां कोई भी ऐसा H नहीं है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो। तो ऐसे में ईथर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन होता है तो वो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ऐसे में ईथर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं उनसे क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। मींस ईथर और अल्कोहल्स ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस बिल्कुल सेम होते हैं, बट ईथर्स जो होते हैं उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे में जो ईथर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स उनके जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं उनसे काफी कम होते हैं, बट इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्काइल हैलाइड या हम इससे आगे बढ़े तो जो एल्केन्स हैं उनसे कहीं ज्यादा है। ओके, तो यहां पर जो मैंने लिखा है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स lower than isomeric alcohols and higher than alkanes and ठीक है with comparable mass। मतलब समझ गए बच्चों कि इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होते, इसलिए इनके क्वथनांक समवयवी अल्कोहल से तो क्या है, कम है, किंतु संगत अणुभार वाले एल्केन से कहीं अधिक होते हैं। देखो इसको एग्जांपल से ले सकते हैं। ये है इथाइल अल्कोहल, मॉलिक्यूलर मास कितना है 46, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है, एक्टिव हाइड्रोजन है, बट ये है इसी मॉलिक्यूलर मास का ईथर, डाईमिथाइल ईथर, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 46। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। समझ गए बच्चों, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। केवल होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही हो सकता है बच्चों। समझ गए ना, जो कि ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है। और ये है एल्केन, लगभग 44 उसी मॉलिक्यूलर मास की कैटेगरी का है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो आप, अल्कोहल का है 351.3 केल्विन, जबकि इसका कितना है 248 केल्विन, जो 100 डिग्री से भी नीचे चला गया। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है और एल्केन में चले जाओ तो और भी कम हो गया 231 केल्विन। समझ गए ना बच्चों कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये अपने आइसोमेरिक अल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। नेक्स्ट है कि जो ईथर मॉलिक्यूल है वो बेंट शेप है, H2O जैसा है, स्ट्रक्चर इसका V शेप है। इसमें दो लोन पेयर रखता है ऑक्सीजन, तो लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट है और जो CO का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में ये जो ईथर्स होते हैं उनका अपना एक डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है, बट अल्कोहल से कम होता है बच्चों। अल्कोहल्स में देखोगे कि ये कितना है 1.7 डिवाई, जबकि ये कितना है 1.3 डिवाई। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो OH बॉन्ड है, ओके, ये कहीं ज्यादा पोलर है, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा पोलर है। ऐसे में जो डाइपोल मोमेंट है अल्कोहल का वो लगभग 1.7 डिवाई, इससे भी ज्यादा हो सकता है, जबकि ईथर में ये दोनों बॉन्ड उतने पोलर नहीं है जितना इसमें OH बॉन्ड पोलर है। यही रीजन है
कि जो ईथर्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कम है। तो और जैसे जैसे ये कार्बन चेन बढ़ेगी, अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट कम होता है बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे में ये जो अल्काइल ग्रुप है वो लीनियर होने लगेंगे, जिसके कारण इनका डाइपोल मोमेंट इसके साथ ऐड होने से कम हो जाएगा, मतलब इनका कम होने लगेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, OH ग्रुप जो है इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से जो ईथर्स हैं वो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कम डाइपोलर नेचर वाले होते हैं, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। इसके अलावा ये ज्यादातर इनका जो देख रहे हैं आप कि ये दो मेंबर हैवी होने के बाद भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट और देखो बच्चों, क्या और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की। जैसे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉल्युबिलिटी में अगर आप देखोगे कि जो अल्कोहल्स हैं वो तो लोअर मेंबर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल ये वाटर में सॉल्युबल है। बट ईथर्स जो हैं केवल लोअर मेंबर, जो कि डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, और डाइइथाइल ईथर, ये थोड़ा सा सॉल्युबल होते हैं। तो आप देखोगे कि ईथर्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मेनली CH3O CH3 है या C2H5O C2H5 है, due to HB with वाटर। ये वाटर के साथ देखो, ये है ईथर, ये है R, ओके, और ये है वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये है वाटर, तो ये यहाँ पर अपने ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए बच्चों। और ऐसे में यहाँ पर क्या बन जाता है, तो लोअर मेंबर्स, ठीक है, कौन से मेंबर, लोअर जो मेंबर्स हैं जैसे कि डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ठीक है, ये होती है लेस देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर लोअर मेंबर्स। समझ गए बच्चों कि जो जल विरोधी क्रिया है, जल विरोधी क्रिया वो HB से कम है। ये कौन सी है? हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन है। एल्केन चेन जो होती है जल विरोधी मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है। तो ये लोअर मेंबर में ऐसा, ऐसे में तो ध्यान रखें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा जब ये कंडीशन लग रही हो, उसकी हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जो अट्रैक्शन है अगर वो ज्यादा है और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन कम है, तो ऐसे में ईथर्स हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, अल्कोहल्स हैं, वो वाटर सॉल्युबल होंगे। बट जो हायर मेंबर्स होते हैं बच्चों, हायर मेंबर्स, समझ गए, हायर मेंबर्स में क्या होता है कि जो HB है वो लेस देन क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ऑफ कार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उससे कम हो जाती है, और यही रीजन है कि जो हायर मेंबर्स है वो वाटर क्या होने लगते हैं, इनसॉल्युबल। मतलब ये हुआ मींस कि जो एल्केन चेन अगर बड़ी है तो वाटर से रिपेल्ड होती है, छोटी है तो OH के अट्रैक्शन के साथ वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से जो वो लोअर मेंबर्स हैं अगर वो ईथर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो ईथर्स हैं बहुत सारे पोलर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए गुड सॉल्वेंट है। आप देखोगे कि जो RMgX soluble in ether due to coordination of ether molecule with Mg। समझ गए बच्चों कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मींस RMgX वो ईथर में ग्लिनसील है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, Mg के साथ
क्योंकि ईथर जो होते हैं, ईथर Mg के साथ उपसह संयोजित हो जाते हैं, उपसह संयोजित हो जाते हैं। देखो कैसे, मीन्स ये है Mg, ये है R, ये है X, तो यहां पर इस तरह से ईथर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और ये सॉल्युबल हो जाता है, समझ गए ना। और भी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ईथर में सॉल्युबल है। आप देखोगे ज्यादातर और जो हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लेते हैं उनका मिक्सचर ईथर में ही रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्काइल हैलाइड्स हैं, उनको भी हम ईथर में ही यूज करते हैं। तो इस तरह से ईथर्स के जो है डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो ईथर्स होते हैं वो एक एनेस्थेटिक नेचर होता है बच्चों, लोअर मेंबर्स में। एनेस्थेटिक नेचर समझ रहे हो, ठीक है, मतलब ये बेहोशी के लिए यूज होते हैं, एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज होते हैं, निश्चेतक के रूप में यूज होते हैं। डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, जाइलोकॉन, विनाइल ईथर, ये कुछ ऐसे ईथर्स हैं जो कि एनेस्थेटिक नेचर शो करते हैं। तो ये कुछ इनकी क्या थी बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप इन्हें अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ईथर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं आप देखोगे वो आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को आप बहुत ही, ठीक है, आप गहराई से देखें, समझें और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट है बेसिक नेचर ऑफ ईथर्स। आप देखोगे जो ईथर्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और इनमें जो बेसिसिटी है वो है कौन से, लुईस बेस। ऐसा क्यों, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन एटम है, समझ गए ना, ईथर का, उसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो ये अपने लोन पेयर का यूज कर सकते हैं और इसी लोन पेयर, ठीक है, डोनर नेचर के कारण ही ये जो ईथर्स हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर। यही मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ही ये क्या है, लुईस बेस है। आप जानते हैं लुईस बेस, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो लुईस बेस हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। ईथर एक लुईस बेस है, रीजन है इसमें लोन पेयर की प्रेजेंस। अब देखो, अगर हम इनकी प्रोटोनिक एसिड के साथ रिएक्शन देखें, प्रोटोनिक एसिड विद प्रोटोनिक एसिड, समझ गए ना बच्चों, ऐसे एसिड्स जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो देखो इनमें ये है हमारे पास ईथर, ये है लोन पेयर प्लस HCl प्लस ये है प्रोटॉन। तो ये इनके साथ एक सॉल्ट बना लेते हैं इस तरह से, OH प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये कौन सा हो जाएगा, सपोज हमारे पास CH3O CH3 प्लस HCl। ओके, तो आप देखोगे CH3 होल ट्वाइस OHCl, ये क्या कहलाएगा, डाई मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ओके, जस्ट ऐसा ही हम H2SO4 के साथ देखें क्या बन जाएगा, CH3 होल ट्वाइस। ये लगभग 273 केल्विन पे रखा जाता है बच्चों, लो टेम्परेचर पर। ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये फिर हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है एसिड के साथ। तो OH प्लस HSO4 माइनस, इसे क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ठीक है, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, समझ गए ना। तो जब प्रोटोनिक एसिड के साथ इनका सॉल्ट बनता है लो टेम्परेचर पर, तो उसमें ऑक्सोनियम होता है। ऑक्सोनियम क्यों यूज किया गया बच्चों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है और जहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए वहां ईएम लग जाता है, जैसे अमोनियम हैलाइड, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे ही ये अमोनियम सॉल्ट है, मतलब ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये किसके साथ है, प्रोटोनिक। अब देखो दूसरा होता है कि इनका बेसिक नेचर अगर हम लुईस एसिड्स के साथ देखें,
समझ गए बच्चों कि अब हम यहां आ जाते हैं कि विद लुईस एसिड्स, किनके साथ बच्चों? लुईस एसिड। इनमें जो एडक्ट बनता है, समझ गए बच्चों, उसको बोला जाता है ईथरेट्स। क्या बोलते हैं? ईथरेट्स। मींस यहां पर ये है R2O, ये है लोन पेयर प्लस BF3, तो यहां पर क्या बनेगा? एक एडक्ट बन जाएगा। मींस ये जुड़ जाएंगे और इस तरह का ये जो एडक्ट बना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ईथरेट्स। ठीक है, जस्ट ऐसा ही आप देखते हैं कि C2H5 होल ट्वाइस O प्लस RMgX। अब यहां जो भी आप ग्रुप रखना चाहें, सपोज ये है हमारे पास, तो ये भी एक ईथरेट्स है। क्या है बच्चों? ये ईथरेट है। सपोज हम यहां पर CH3, यहां पर हो गया X मींस Br, यहां O C2H5 होल ट्वाइस, और ये इस तरह से ये भी एक क्या है? ईथरेट। तो ये जो है एक एडक्ट कंपाउंड बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो Mg2+ आयन है, ये क्या है? यहां पर लुईस एसिड, और यहां पर ये क्या है बच्चों? लुईस बेस। आप तो ये जानते हो कि लुईस बेस लोन पेयर डोनर और लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर। तो यही इसी प्रॉपर्टी के कारण ही ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ईथर में डिसॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि ईथर क्या करता है? अपने ऑक्सीजन के थ्रू इस तरह से ईथरेट बनाता है। आपने देखा होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक अच्छा सॉल्वेंट है इसके लिए भी, RMgX के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी Mg के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट हो जाता है अपने ऑक्सीजन के थ्रू। इसके अलावा आपने देखा होगा B2H6 में भी इसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये BH3 को कोऑर्डिनेट कर लेता है और उसको स्टेबल बना देता है, ब्रेक कर देता है। B2H6 को अगर हम THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ जब रखते हैं, तो यहां पर आप देखोगे ये उसके साथ जो है सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। B2H6 को डिसोसिएटेड करके BH3 बना देता है। फिर इसके बाद हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये भी ईथरेट है, ये भी ईथरेट है, ये भी ईथरेट है। तो प्रोटोनिक एसिड के साथ तो बनते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट, और जब इन एसिड के साथ बात की जाए तो यहां पर हो जाता है इनका क्या? ईथरेट कंपाउंड। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है पेरोक्साइड फॉर्मेशन। ओके, जो ईथर्स होते हैं, अगर इन्हें सनलाइट में और एयर की प्रेजेंस में रख दिया जाए बच्चों, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे बोलते हैं ईथर पेरोक्साइड। ये क्या है बच्चों? ईथर पेरोक्साइड। और अगर एयर में लॉन्ग स्टैंडिंग रखा जाए, लंबे समय तक रखा जाए, समझ गए कि वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखा जाए, तो ये एक ऐसा भी कंपाउंड बनाते हैं, इसे बोलते हैं ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। ये ऑक्सीजन की अल्फा पोजीशन में जो है कार्बन से CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ईथर डेरिवेटिव है, इसे बोलते हैं ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चाहे ईथर पेरोक्साइड हो, चाहे ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड हो, बोथ आर, ठीक है, अनस्टेबल एंड डिकम्पोज्ड विद वायलेंटली। मतलब ये होते हैं कि ये जो दोनों कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, एक तो अनस्टेबल है, दूसरा है कि जरा सा भी हीटेड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? एक्सप्लोड हो जाते हैं, वायलेंटली एक्सप्लोड होते हैं। और ये क्या होते हैं कि अगर ईथर में है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से ज्यादा होगा, और ईथर को डिस्टिलेट कर दिया जाए तो ये डिस्टिलेशन के बाद एक रेसिड्यू के फॉर्म में बनते हैं, और जरा सा हीटेड इफेक्ट पड़ा और एक्सप्लोड हो सकते हैं। ऐसे में ईथर का अगर डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे पहले इनको रिमूव कर दिया जाता है, वरना डिस्टिलेशन में ही एक्सप्लोजन होगा। तो यही मैंने लिखा है। तो पहले आप समझ गए ना कि एयर की प्रेजेंस में ईथर पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड बनाते हैं। समझ गए बच्चों? ये बहुत ही हैवी और रुचिकर गंध वाले विस्फोटक होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है। तो ईथर का डिस्टिलेशन किया जाए तो फाइनली रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये रह जाते हैं, और जरा सा और हीट मिली तो एक्सप्लोड हो जाते हैं।
ऐसे में विस्फोटित हो जाते हैं। ऐसे में ईथर के डिस्टिलेशन से पहले इनको हटाना जरूरी होता है। यही मैंने लिखा है कि पेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड हैवी पंजेंट ऑयली लिक्विड एंड डिकम्पोज्ड वायलेंटली ऑन हीटिंग। समझ गए ना कि जरा सा हीटेड कर दिया जाए, अगर ये रेसिड्यू के फॉर्म में बच गए और आपने उन्हें हीटेड कर दिया तो एकदम से वायलेंटली एक्सप्लोड हो सकते हैं। जब तक ईथर में मिले हैं तब तक तो नहीं, लेकिन रेसिड्यू के फॉर्म में बच गए फिर वहां पर ईथर पेरोक्साइड एक्सप्लोड हो सकता है। Boiling point of peroxide, hydroperoxide higher than ethers and left as a residue after distillation of ether। अगर हम ईथर का डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो ईथर तो निकल गया, लेकिन ये रेसिड्यू के फॉर्म में बचे और जैसे ही बचे प्योर स्टेट में जरा सा हीट इफेक्ट पड़ा और ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। समझ गए ना, वायलेंटली एंड मे कॉज एक्सप्लोजन, देयरफॉर इट रिमूव्स बिफोर डिस्टिलेशन। अगर ये मिले हुए हैं तो इनका पहले रिमूवल जरूरी होता है। समझ गए बच्चों कि जो पेरोक्साइड है, हाइड्रोपेरोक्साइड है, भारी एल्चिकल गंध वाले द्रव हैं, अगर ये बन गए हैं और ईथर से अधिक बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, इसलिए ईथर आसवन के पश्चात ये बच जाते हैं रेसिड्यू के फॉर्म में, जिससे इनका विस्फोट हो सकता है। अतः ईथर के आसवन से पहले इनका रिमूवल जरूरी होता है। सबसे पहले तो ये आता है कि ये कैसे पहचाना जाए कि जो पेरोक्साइड है या हाइड्रोपेरोक्साइड है वो ईथर में बन चुके या हैं, प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बच्चों। ईथर में पेरोक्साइड का आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड हाइड्रोपेरोक्साइड। समझिए बच्चों कि ये जो है पेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड की पहचान की है ना पहले, तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ईथर के अंदर ये बने हैं या नहीं बने, तभी तो फिर रिमूव करेंगे। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये है ईथर पेरोक्साइड, समझ गए ना, और इनमें मिलाया जाता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से क्या बनता है, Fe2+। तो ये Fe2+ को Fe3+ में एसिड की प्रेजेंस में, जैसे कि H2SO4, समझ गए ना, हम इसको ऐसे दे सकते हैं बच्चों, देखो आप कि ये है H2SO4 प्लस FeSO4। ओके, तो ये ईथर पेरोक्साइड ये क्या करता है, R2O प्लस H2O प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस, मींस यहां पर फेरिक 3+ आयन बन गए, यहां पर फेरस 2+ था, तो इसको ऑक्सीडाइज्ड कौन कर देता है, ईथर पेरोक्साइड। समझ गए ना, इसको ऑक्सीडाइज्ड किए हुए, तो ऑक्सीडेशन हो गया किससे, ईथर पेरोक्साइड के इस ऑक्सीजन से। अब ये जो बना हुआ है फेरस, तो ये हमारे पास जब फेरिक 3+ आयन है और इसमें यूज किया जाता है KCNS, तो इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeCNS होल थ्राइस। ओके, ये जो है रेड कलर का होता है और इस बेस पर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो ईथर पेरोक्साइड है, मींस ईथर है उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, मींस ये रेड कलर आना ही इंडिकेट करता है क्या बच्चों, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और हाइड्रोपेरोक्साइड। समझ गए ना, तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि ईथर में अगर पेरोक्साइड है तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर उसका क्या कॉम्प्लेक्स बनता है KCNS के साथ। KCNS तो ये बनता है, ठीक है, आयरन के साथ इसका थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स जो कि रेड कलर का होता है, और इस बेस पर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ईथर में क्या है, पेरोक्साइड है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आता है इसका रिमूवल कैसे किया जाए ईथर का। ओके, कि ईथर पेरोक्साइड में से, सॉरी ईथर में से ईथर पेरोक्साइड का रिमूवल कैसे किया जाए। तो हम ये देखते हैं कि जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ, ठीक है, पेरोक्साइड फ्रॉम ईथर, तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों की जो ईथर है, सपोज ये हमारे पास ईथर पेरोक्साइड है, इसमें यूज किया जाता है KI। ओके, तो KI देखो क्या होता है, यहां से ये ऑक्सीजन मिलके और ये तो बन गया ईथर प्लस ये H2O और एक O मिले तो क्या बन गया H2O2, तो ये बना देता है 2KOH और प्लस क्या आयोडीन। तो इस तरह से ईथर पेरोक्साइड, यहां पर भी एक ऑक्सीडाइजर है
आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और इस तरह से ईथर परऑक्साइड जो है उसमें से किसका रिमूवल कर दिया जाता है, सॉरी ईथर में से किसका रिमूवल कर दिया गया, ईथर परऑक्साइड का। तो समझ गए ना कि जो ईथर परऑक्साइड है ये हमारा, इसमें क्या मिला दिया जाता है, KI क्या करता है, इस तरह से आयोडीन फ्री करके और ईथर परऑक्साइड को ईथर में चेंज कर देता है और इस तरह से ईथर जो है परऑक्साइड जो है वो ईथर से निष्कासित हो जाता है, रिमूव हो जाता है। समझ गए बच्चों, तो ये था इसका रिमूवल, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में ईथर की और ये है हाइड्रोलिसिस। क्या है ये, जल अपघटन। ओके, तो देखो बच्चों, ईथर्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से बनते हैं। जब दो मॉलिक्यूल अल्कोहल्स के मिलते हैं एक H2O रिमूव होता है ना, और ईथर बनता है। अब एक H2O हम ईथर में ऐड कर दें तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में। ओके, तो इनको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, ये है हमारे पास ईथर और हमने इसमें वाटर का एडिशन कराया, प्लस और माइनस, ये है ये माइनस और ये प्लस, कहीं से भी हम ब्रेक कर दें, प्रेजेंस होती है डाइल्यूट H2SO4। एक लो टेम्परेचर में रखा जाता है तब ये बन जाएगा ROH प्लस ROH। अब चाहे यहाँ पर आप मिथाइल इथाइल ईथर ले लें, चाहे आप मिथाइल डाइमिथाइल ईथर हो या मिथाइल इथाइल ईथर, हम इसको हाइड्रोलाइज करें बनेगा अल्कोहल। अगर आप सिंपल ईथर लेते हैं, समझ गए ना, तो आपको 2 मोल सेम अल्कोहल के मिलेंगे। अगर आप मिक्स्ड ईथर लेते हैं तो 2 अलग अलग अल्कोहल्स बनेंगे इस तरह से, बट बनेंगे अल्कोहल। तो जब ईथर और अब इनका डिहाइड्रेशन करा दिया जाए, सपोज यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दें तो ईथर बन जाएंगे। समझ गए ना, तो डाइल्यूट H2SO4 यूज किया तो हाइड्रोलिसिस, कॉन्सेंट्रेट किया तो इसका ईथर फॉर्मेशन, मतलब रिएक्शन ऐसे रिवर्स हो जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और जब ये डाइल्यूट में होता है तो ये हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मींस हाइड्रेटेड कर देता है, उसको हाइड्रोलाइज्ड कर देता है। ओके, अब आता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट। ध्यान रखें कि अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दिया इसका, देखो बच्चों ऐसे अगर आपने यहां पर H2SO4 लिया, ठीक है, और 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ध्यान रखें कि ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। कैसे कि ये H और यहां पर HSO4 ये इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5HSO4, जो और आगे फिर H2SO4 से रिएक्शन कर लेगा तो ये इसको भी किसमें चेंज कर देगा, इसमें। मींस कुल मिला के यहां पर अगर आप देखें तो ये H और HSO4 माइनस, तो 2 मोल H2SO4 बनेंगे और टोटल रिएक्शन में 2 C2H5HSO4 बन जाएगा और H2O का रिमूवल बन जाएगा, हो जाएगा, मींस एल्काइल मींस इथाइल हाइड्रोजन, और क्या बन गया बच्चों, ये सल्फेट। तो आप इस टेम्परेचर पर पहुंचाओगे तो ये जो ईथर है वो इस तरह से प्रोटोनेटेड एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और अगर आपने H2SO4 यूज किया है तो ये बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, मान लो आपने C2H5O C2H5 इस तरह से, ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर 1 इतना टेम्परेचर कर दिया जाए H2SO4 की प्रेजेंस में, तो पहले तो ये बन जाएगा C2H5HSO4। ओके, और ये यूज नहीं किया। अब यहां पर क्या होता है कि ये है H2 और HSO4, तो हम इसको ऐसे समझें कि ये है हमारे पास CH2H CH2, तो ये बॉन्ड इधर और ये इस पे, तो ये चेंज हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, तो ये टोटल यहां पर क्या हो गया बच्चों, डिहाइड्रेशन, और ये किस में चेंज हो गए, एल्कीन। तो H2SO4 के साथ अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दोगे, तो ईथर फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। समझ गए बच्चों, तो इस तरह से एल्कीन, या फिर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी यूज कर दें तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा।
मींस यहाँ पर आप ये टेम्परेचर ना रख के अगर आप 114 इतना भी रखें और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं तो भी ये रिएक्शन फाइनली आपको मिल जाएगी। समझ गए ना? तो आप ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में कि अपने रिमूवल जो है किस टेम्परेचर में क्या हो रहा है। देखो इस तरह से था, ये है आपके पास CH3 CH2O CH2 CH3। ओके, यहां पर आपने लिया डाइल्यूट H2SO4 लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में तो आप देखोगे C2H5OH 2 मोल बन जाएंगे। क्या ऐड हो गया यहाँ पर? H2। क्या ऐड हुआ है? H2। यहाँ पर आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, टेम्परेचर 110 डिग्री, तो आप देख रहे हैं आपके पास आ रहा है ये 2। यहाँ पर भी एक H2 रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पर आप डाइल्यूट H2SO4 और 140 से लेके 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर और यहाँ लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको मिलेगा CH2 प्लस H2, 2 मोल बन जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर पर या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर भी मींस 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ईथर्स हैं इस तरह से टेम्परेचर के इफेक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहां तक था ये हाइड्रोलिसिस विद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईथर्स। अब देखो बच्चों, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सबसे ज्यादा पूछी गई रिएक्शन है और सबसे ज्यादा रिलेटेड इससे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में मिलेंगे, और वो है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन ओके एसिड्स। 2 कंडीशन में होगी, एक तो है कोल्ड कंडीशन, समझ गए बच्चों? कोल्ड मतलब है ठंडा एवं तन, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड, ठंडा एवं तन। अगर इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन अगर इनकी होती, तो देखो बच्चों क्या होगा, ROR प्लस HI, सपोज आप HI से रिएक्शन, यहां पर कोल्ड कंडीशन है, ये डाइल्यूट है, तो ये चेंज होगा ROH प्लस RI, मींस कहीं से भी ये ब्रेक कर दे, ये माइनस तो ये प्लस, ओके, CH3OCH3 प्लस HI, तो ये हो जाएगा CH3OH प्लस CH3I। समझ गए कि यहां से ये ब्रेक हो गया, HI के साथ रिएक्शन हुई और ये। अब आता है कि अगर आपने मिक्स्ड ईथर ले लिया ऐसे, तो फिर क्या करना है आपको? तो ध्यान रखें कि छोटा एल्काइल ग्रुप हैलाइड के साथ जुड़ता है बड़ा एल्काइल, मतलब CH3I प्लस C2H5OH, ऐसी रिएक्शन होगी। ऐसे ही C6H5O CH3 प्लस HI, तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों? C6H5OH प्लस CH3I। जस्ट ऐसा ही CH3 CH2, या हम ये कहें कि C6H5 CH2OH और CH3 प्लस HI, तो यहां से ब्रेक हो जाएगा ये, और ये चेंज कर देगा इसको किस तरह से कि यहां पर आपके पास मिलेगा C6H5 CH2OH प्लस HI। समझ गए ना? तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं ये आप देखोगे कि क्यों होती है ऐसा, कि बड़ा एल्काइल ग्रुप अल्कोहल में चेंज हो रहा है, छोटा एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं कि हैलाइड में चेंज हो रहा है। तो हम इसकी मैकेनिज्म से समझ सकते हैं बच्चों। तो देखो ये जो HI के साथ रिएक्शन है ईथर्स की, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ गए बच्चों कि ये जो है ROR प्लस HI रिएक्शन या हैलोजन, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो कैसे कि आपने ये लिया ROR और यहां है HI, तो एक ग्रुप हट रहा है और दूसरा ग्रुप आ रहा है। समझ गए ना? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक तो बन रहा है RI और एक बन रहा है ROH, या हम यहां ऐसे ले लें कि CH3O C2H5 प्लस HI, तो ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके, तो यहां पर ये लीविंग ग्रुप है, ये क्या है? लिविंग ग्रुप। यहां पर ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल।
और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आपने देखा CH3I प्लस C2H5OH। अब आता है कि ये रिएक्शन इस तरह से क्यों हुई। तो ध्यान रखें बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप से होती है, एक तो होती है SN1 और एक क्या होती है SN2। ध्यान रखें अगर ईथर के दोनों साइड प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, तो वहां पर SN2 ही होगी। मींस यहां पर अगर ऐसा है CH2O CH2R, ओके, तो यहां पर हैलोजन एसिड के साथ जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी SN2। क्यों? क्योंकि इनके कार्ब कैटाइन तो बनते नहीं है, और हम जानते हैं कि SN2 अगर मैकेनिज्म होगी तो जो हैलाइड ग्रुप है वो उस एल्काइल ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा जो कि स्मॉल साइज का हो। मींस जो हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप मींस X, न्यूक्लियोफाइल, समझ गए बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक्स, ठीक है, अटैक्स टूवर्ड्स लो या कहें कि लेस हैंडल्ड साइड ऑफ एल्काइल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि जो हैलाइड ग्रुप है एक नाभिक स्नेही है, ये क्या है, नाभिक स्नेही समूह है, और ये ईथर के कम त्रिभुज बाधा वाले एल्किल समूह की ओर से, ठीक है, आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। देखो कैसे, मतलब ये है हमारे पास हैलाइड, यहां पर हम ले रहे हैं CH3O। तो पहले हम ये देखेंगे कि देखो आपके पास है CH3O C2H5 प्लस H प्लस, या हम ये कहें कि आपने HI लिया, तो पहले एक इस तरह से प्रोटोनेटेड ईथर बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? प्रोटोनेटेड ईथर। अब यहां देखो ये है हैलाइड प्लस CH3OH CH2CH3। एक तो आप देख रहे हैं कि ये लेस हैंडल्ड साइड है, समझ गए ना, क्या है, लेस हैंडल्ड। दूसरा है कि यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगाएंगे, यहां माइनस, यहां पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट इसके पॉजिटिव चार्ज को तो कम कर देता है। ये है मोर हैंडल्ड साइड, समझ गए ना। अब ये यहां से अटैक करे और यहां से करे, तो ये वाली तो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाली होगी। ये तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनी हैलाइड ग्रुप की, वो किसके साथ बनी बच्चों? छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ, इस तरह से। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये मोर स्टेबल होगी, लेस, ठीक है, देन इस तरफ से। मतलब अगर ये अटैक करता कि हम ये कहें कि CH3OH, ठीक है, और यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर CH2 और ये है CH3, और यहां पर अगर हैलाइड ऐसा अटैक करता तो ये लेस स्टेबल होती और ऐसी स्टेबल नहीं बनेगी। तो बस इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां से ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। तो ध्यान रखें कि अगर यहां पर इस तरह से 1 डिग्री कार्बन बॉन्डेड है ईथर ऑक्सीजन से, और HX की मैकेनिज्म आपसे पूछी जाए तो वहां बताना है SN2। क्यों बताना है SN2 बच्चों? क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन जो होते हैं वो कार्ब कैटाइन नहीं बनाते, ऐसे में वो ट्रांजिशन स्टेट बना के ही क्या हो सकते हैं, हैलोजन एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो न्यूक्लियोफाइल उस तरफ से अटैक करता है जहां से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिले। तो छोटे मिथाइल अल्काइल ग्रुप और बड़े अल्काइल ग्रुप में अगर हम छोटे अल्काइल ग्रुप की बात करें तो वो लेस हैंडल्ड साइड है, और ऐसे में न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करेगा और ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अगर मोर हैंडल्ड साइड से आता है तो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ऐसे में ये ज्यादा बनेगी। और आपने देखा कि इसके बाद जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के बाद, तो ये तो बन जाएगा हैलाइड में चेंज हो गया और इस तरह से अल्कोहल में चेंज हो गया। तो ये बात कब हुई? जब ईथर में ओनली और ओनली प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप अटैच हो, तब ये SN2 मैकेनिज्म होगी। अब आता है कि कोई ऐसा ईथर हो
जैसे कि आर आर और आर, ओके, ओ CH3। और यहां पर अगर हैलोजन एसिड की रिएक्शन होगी तो आप देखोगे कि ये बनेगा SN और प्लस CH3OH, और यहां पर आपको SN1 मैकेनिज्म बताना है। समझ गए बच्चों कि अगर यहां पर आपको 3 डिग्री कार्बन दिखता है तब यहां पर जो लार्ज है सीधा सा है कि लार्ज एल्काइल ग्रुप विद, ठीक है, टर्शरी कार्बन, ये चेंज्ड इनटू एल्काइल हैलाइड। ये समझ गए बच्चों कि अगर लार्ज ग्रुप है और उसमें टर्शरी कार्बन एटम सीधा ईथर के से बॉन्डेड है तो ऐसे में जो टर्शरी लार्ज एल्काइल ग्रुप विद टर्शरी कार्बन ऐसे, और ये बता दूं अटैच्ड विद ईथर ऑक्सीजन, समझ गए ना, ईथर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तो वो किसमें चेंज होगा, एल्काइल हैलाइड में। बट लार्ज एल्काइल, ठीक है, विद टर्शरी कार्बन बट नॉट, ठीक है, अटैच्ड, नॉट टर्शरी कार्बन बट, ठीक है, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, देन लार्ज एल्काइल ग्रुप चेंज्ड इनटू अल्कोहल। ध्यान रखें, फिर से सुने, फिर समझें कि अगर कोई बड़ा एल्काइल ग्रुप सीधा है जिसमें टर्शरी कार्बन है और वो सीधा किससे है, अटैच्ड विद द ईथर ऑक्सीजन, तो ध्यान रखें वो किसमें चेंज करोगे, एल्काइल हैलाइड में। लेकिन अगर कोई लार्ज एल्काइल ग्रुप है और उसमें टर्शरी कार्बन ना जुड़ के 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड है ईथर ऑक्सीजन से तो वो अल्कोहल में ही चेंज होगा। देखो मैं इसकी दोनों की रिएक्शंस बता देता हूं कि ये है हमारे पास ईथर, आपने इस रिएक्शन देखी, ये है, या आपने CH3 CH3 CH3, ये है O CH3 प्लस HI, तो आपने इसको चेंज कर दिया CH3 CH3 CH3I प्लस CH3OH। देख रहे हैं ऐसा क्यों हुआ बच्चों, देखो मैं बताता हूं। HI से आपने रिएक्शन कराई, पहले प्रोटोनेशन हुआ CH3 CH3 CH3O CH3H, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म बतानी है, SN1, और ये चेंज हो गया CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस CH3OH। तो आप देख रहे हैं कार्ब कैटाइन बना, फिर आयोडाइन ने अटैक किया यहाँ पर और ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन अगर आपसे है ईथर की और आपसे पूछा जाए कि इसकी मैकेनिज्म क्या है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होगा SN1 सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों, क्योंकि टर्शरी जो कार्बन या एल्काइल ग्रुप था वो कार्ब कैटाइन में चेंज होगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब मान लो ऐसी कंडीशन आपसे पूछ ली जाए कि इसमें क्या करना है आपको, ओके, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर है कि CH3 CH2O CH3 और HI, तो ध्यान रखें कि ये जो ग्रुप है यहां से, समझ गए ना, इसको इसमें ऐड करोगे, ये यहां पर जो आपको प्रोडक्ट बताना है ये है CH3O और यहाँ की सॉरी CH2OH और प्लस क्या CH3I। बस इतना सा ध्यान रखना है कि टर्शरी कार्बन अगर ईथर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो SN1, और यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म बतानी है, SN2। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको ऐसा कोई कंपाउंड की ये HI से रिएक्शन दे रखी है और ये प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं और आपसे पूछें कि यहाँ मैकेनिज्म कौन कौन सी है इन कंडीशन, समझ गए कि आपको ये एक सेकेंडरी अल्कोहल ईथर, सेकेंडरी कार्बन वाला ईथर है और ये है इस तरह से, और आपको ये दो प्रोडक्ट्स अलग अलग बताए गए हैं, एक ये रिएक्शन है किया और आपसे पूछा गया कि यहाँ की मैकेनिज्म क्या होगी। अब आप बता सकते हो कि क्या मैकेनिज्म दिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों, अगर आपको ये रिएक्शन दिख रही है तो समझ रहे हो आप कि ये कार्बन कैटायन में चेंज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके इस तरह से देखें R2CH+ इसका
और यहाँ पर ये है CH2-, यही हुआ होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या मैकेनिज्म देनी है इस रिएक्शन में, देखो, और इस रिएक्शन की बात करता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एक समझाता हूँ पहले आपको। तो देखो यहाँ पर अगर आप एक SN1 मैकेनिज्म देते हैं तो आपको क्या करना होगा, R2CHO CH3 और HI से, तो यहाँ पर आपने H ऐड कर दिया और इसको फिर चेंज कर दिया R2CH प्लस CH3OH, और फिर यहाँ पर आपने आयोडाइड को अटैक कराया और R2CHI, ये बन गया। तो ये कौन सी मैकेनिज्म बतानी है, SN। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट बना है और मैकेनिज्म पूछ ले तो इसका मतलब है इसका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन, और आपको ये मैकेनिज्म। और दूसरी कंडीशन है कि R2CHO CH3 प्लस HI, तो यहां पर क्या होगा, R2CHO CH3 प्लस, और ये क्या है H, और फिर यहां पर आपने आयोडाइड आयन को लाया, तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनानी है ये ऐसे बन जाएगी बच्चों, CH3-I, और ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH, और यहाँ क्या आ जाएगा OH प्लस CH3I। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, मींस इसके साथ तो SN1 है और इसके साथ क्या है, SN2। तो ध्यान से देखें कि अगर छोटा एल्काइल ग्रुप हैलाइड में चेंज हो रहा है तो वो SN2 है, और अगर बड़ा एल्काइल ग्रुप जो है हैलाइड में चेंज हो जाए तो वो SN1 है। इतना सा, जहां SN1 बताना है वहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है, और जहां पर SN2 बतानी है वहां ट्रांजिशन स्टेट बतानी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी थी, मैंने आपको दूसरी रिएक्शन बताई कि SN2CH2O CH3 प्लस HI, अगर आपने इस तरह से C6H5CH2OH और ये है CH3, ओके, पॉजिटिव चार्ज, इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास बनेगा CH2 प्लस CH3 और यहाँ क्या OH, ओके, और फिर इसमें आयोडाइड आयन अटैक कराया तो बन गया C6H5CH2I। तो ये कौन सी मैकेनिज्म हो गई, SN1। इसका मतलब है SN1 के ये दो प्रोडक्ट होंगे। तो बड़ा एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं आयोडाइड में चेंज कर रहे हो तो वहां पर आपको SN1 देनी है। जस्ट ऐसा ही अगर आपने इसमें ये वाली रिएक्शन बताई कि यहाँ पर C6, अब यहाँ पर आयोडाइड आयन का ट्रांजिशन स्टेट बनाई आपने CH2, ओके, और यहाँ पर आपने देखा कि ये है यहाँ पर ऐसा और CH3-I, तो फिर ये चेंज हो जाएगा तो C6H5CH2OH प्लस CH3I। तो ये रिएक्शन किसको शो कर रही है, SN2। आप देखोगे इस रिएक्शन का ज्यादातर मेजर प्रोडक्ट यही होते हैं, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन है और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट अगर आपसे रिएक्शन में पूछ ले और कुछ भी ना लिखा हो SN1 SN2 तो SN1 ही बतानी है और मेजर प्रोडक्ट आपको ये बता देना है। आप देखोगे जो NCERT की बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है, ओके, वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे किसके साथ रिएक्शन बच्चों, HI के साथ, और ये था कोल्ड कंडीशन। तो ये ध्यान रखना है कि बड़ा एल्काइल ग्रुप है और टेस्ट, ठीक है, तो आपको कौन सी मैकेनिज्म देनी है, SN1। छोटा एल्काइल ग्रुप है तो SN2। अब हम यहां आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेट HI के साथ रिएक्शन, समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट HI के साथ रिएक्शन। तो यहां पर ऐसे ध्यान रखना है OR प्लस 2HI, तो एक I यहाँ एक I यहाँ, और ये रिमूव हो जाता है और बनता है RI प्लस H2O, 2 मोल। जैसे यहाँ लिखा है CH3O C2H5 या CH3C2C2OC2H5 प्लस HI से रिएक्शन आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है चाहे मिक्स्ड हो या सिंपल हो, सबको आपको आयोडाइड में ही चेंज करना है। समझ गए ना बच्चों, कि आप चाहे कैसा भी हो आपको उसको चाहे मिक्स्ड हो या सिंपल आयोडाइड में ही चेंज कर देना है। सपोज ये लिखा कि ये लिखा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और HI या HBr, इसी के साथ भी रिएक्शन लिखी है एक्सिस में, तो आपको इसको किस में चेंज कर देना है, इस तरह से लिखा प्लस क्या H2, ओके। तो इसमें ये है कि HI के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं और वो भी कंसंट्रेट
और हॉट टेम्परेचर हाई रखा गया है, हाई टेम्परेचर पर कंसंट्रेट HI के साथ, तो सीधा सीधा है कि O हट जाता है और उसकी जगह दो हैलाइड ग्रुप जो दोनों बॉन्डेड कार्बन में जुड़ जाते हैं। ओके, ये रिएक्शन थी HI के साथ। अब और हम रिएक्शंस देखते हैं ईथर की। ओके 2 मिनट रुकते हैं अब थोड़ा। अब देखो बच्चों, एक होती है जीसेल मेथड। इस मेथड का क्या यूज है बता दूं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OR ग्रुप है, समझ गए ना, एल्कोक्सी ग्रुप है, तो इनका नंबर ऑफ डिटर्मिनेशन करना, इनकी संख्या को निर्धारित करना ही क्या है, जीसेल मेथड। ये मेथड इसी पर बेस्ड है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब चाहे वो ईथर हो और चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये है इनमें क्या, एल्कोक्सी ग्रुप। अब जानते हैं कि HI से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो ग्रुप है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये किस में चेंज हो गया, RI में। इस RI को AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो RNO2 और AgI इसका क्या मिल जाता है हमें, PPT। इसको ड्राई किया जाता है, वेट किया जाता है और फिर इसकी अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। समझ गए ना, अमाउंट को डिटरमाइन करके फिर ये फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट ऑफ AgI इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ RI इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ OR। मींस सीधा है कि इक्विवेलेंट ऑफ AgI इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, OR। इस बेस पर कि AgI के जो तुल्यांक है वो RI के तुल्यांक के बराबर होंगे तो OR के तुल्यांक होगा। इस तरह से Ag का इक्विवेलेंट AgI के इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ OR। OR का इक्विवेलेंट मास लेकर और हम बता सकते हैं कि उसमें कितना OR था या कितने मोल्स OR थे। इसी मेथड को बोला गया है क्या बच्चों, जीसेल मेथड, जिससे हम कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एल्कोक्सी ग्रुप का डिटरमिनेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि एल्कोक्सी ग्रुप का डिटरमिनेशन किस मेथड से होता है, तो वो है जीसेल मेथड। कुछ और रिएक्शंस हम और ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन है कि डिहाइड्रेशन, ठीक है बच्चों। तो डिहाइड्रेशन देखो, CH3 CH2O CH2 CH3। अगर हम यहाँ पर Al2O3 और 360 डिग्री सेंटीग्रेड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 मोल और H2O रिमूव हो जाता है। ओके, CH3 CH2O CH2 CH3। अभी आपने देखा था 170 डिग्री सेंटीग्रेड और H2SO4, तो भी यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी बच्चों, 2 मोल। जस्ट ऐसा ही CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस LiH या LiR, इसका यूज किया जाता है। समझ गए बच्चों कि LiR या Li इस तरह से R का यूज कर दें, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये क्या करता है कि एक तो चेंज करेगा RH और यहां से ये चेंज होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये ग्रुप जो है इसको चेंज कर देगा किसमें, C2H5OH। तो यहाँ पर भी एल्कीन बनती है। तो LiRR मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप लेके और इस तरह से, तो ये है ईथर का डिहाइड्रेशन। अब एक ध्यान रखें कि ये जो डिहाइड्रेशन होता है बच्चों, अगर एसिड की प्रेजेंस में होता है, अगर आपको ऐसी रिएक्शन दे दे CH3 CH3 CHO CH2 और यहाँ पर CH2 CHO और C2H5 है, यहाँ पर हम देते CH2 CH3। ओके, और यहाँ पर आपको लिखा है Al2O3 और यहाँ पर लिखा है आपके पास H2SO4। तो ध्यान रखें ये हमेशा E2 एलिमिनेशन करेगा, ये E1। जब E2 एलिमिनेशन देखो, यहाँ से ये ग्रुप तो हटा दिया, तो यहाँ पर जब E2 एलिमिनेशन होगा तो हम जानते हैं कि जो ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड ईथर एल्कीन बनेगी। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3H CH CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH। और इसमें जब जाओगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। क्या होगा, तो आप लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH। ओके, और यहां से इस तरह से एल्कीन यहाँ पर
जो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये इस तरह से एल्कीन बनेगी प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स बताने हैं। ओके, तो ये था हमारा एल्कीन का, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। जब आपने देखा, और भी दो रिएक्शन और बता दूं, जैसे कि ये है ROR प्लस PCl5 से आपसे रिएक्शन पूछी गई है, तो RCl प्लस POCl3 दो मोल बन जाएंगे। मींस यहां से ये निकल जाएगा CH3OCH3 प्लस PCl5, तो CH3Cl प्लस POCl3। एक ये रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है कि ROR प्लस ClCOCH3, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो RCl, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOR। अब यहाँ पर लिखा है CH3OC2H5, समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, ये वाला, ये ग्रुप इसके साथ अटैच कर रहा है, तो छोटा ग्रुप यहाँ जाएगा CH3COCH3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये अटैक करेगा बच्चों, और ये निकल जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास एस्टर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा C2H5Cl। जस्ट ऐसा ही RCO, ये ROR प्लस CO के साथ आपसे रिएक्शन पूछी गई है, तो ये कंपाउंड बनता है एस्टर। समझ गए ना। CO के साथ BF3 की प्रेजेंस में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और बहुत ही हाई प्रेशर, तब ये बनते हैं इस तरह से CH3C, ठीक है, और C2 या CH3 प्लस O, तो क्या बन जाएगा CH3COOCH3, इस तरह से। तो CO के साथ भी एस्टर, एसिड हैलाइड्स के साथ भी एस्टर, इनके साथ क्लोराइड्स बनते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं ईथर की जो आपको याद रखनी है इनकी प्रेजेंस में। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जो रिएक्शंस बता दी ईथर की, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सॉरी हाइड्रोलिसिस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, कंसंट्रेटेड HIC के साथ जीसल मेथड हो गई, ठीक है, एसिड्स के साथ हो गई पेरोक्साइड। तो ये कुछ रिएक्शंस बताई मैंने आपको, इनको एक बार आप अच्छी तरह से देखें। अभी हमारा जो मैटर बचा हुआ है ईथर में, वो है एक साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं उनमें रिंग ओपनिंग कैसे होगी, और एनीसॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्राउन ईथर्स, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।